तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय श्री राम। वापस से हम आ चुके हैं आपका सोल्यूशन का पार्ट 3 लेके, और ये फाइनल पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर चेक करें। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट में हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और स्टार्ट करने से पहले लाइक ड्रॉप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोल्यूशन का थर्ड पार्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाय नन अदर देन मेरा हमशक्ल आदेश सर से। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहले हमारे कुछ टॉपिक्स बच गए थे, उनको कंटिन्यू किया जाएगा और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइए इनके बीच डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर सबसे बेसिक लेवल पे बात करें तो व्हाट इज एन आइडियल कंडीशन या आइडियल सोल्यूशन। आइडियल वो होता है जिसका ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों सेम हो। क्या हो? ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों सेम हो। मतलब कि जो देख रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, टाइम टेबल जैसे आप सभी लोग बनाते हैं, तो आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं 2 से 215 ये, 3 से 315 ये। तो अगर आप एग्जैक्टली उसको फॉलो करेंगे तो आप आइडियल हो जाएंगे, पर एग्जैक्टली कोई फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए वो नॉन आइडियल होता है। सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, पहले तो बात करते हैं कि इसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो होगा, मिक्सचर, वो 0 होगा। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग या मिक्सचर 0 होगा, और ऑलवेज ओबे राउल्ड्स लॉ। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरैक्शन फोर्स होगा वो इक्वल होगा जब ये सोल्यूशन बनेगा उसके। मतलब ए और बी, ये अगर सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, इनके बीच का जो इंटरैक्शन फोर्स होगा बच्चों, इनके बीच का जो इंटरैक्शन फोर्स होगा ये, वो इक्वल होगा ए बी के इंटरैक्शन फोर्स के। मतलब जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन इंडिविजुअल फोर्स है, वही कंपाउंड बनाने के बाद भी फोर्स है, जिसके कारण जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी थी और जो कैलकुलेटेड है दोनों सेम है। आप लोग देख रहे हैं मेरा बाल बढ़ता ही जा रहा है, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था चैनल मोनेटाइज होगा तभी बाल कटेगा। देखते हैं कब आप लोग ये काम करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें जो जनरली एग्जिस्ट करता है, आइडियल सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। एक सेकेंड बच्चों, कुछ कष्ट। और तीसरा, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, जिसके कारण हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्या बताया था लास्ट वीडियो में? कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है राउल्ट्स लॉ से। इसमें क्या होगा, जो ए और बी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरैक्शन फोर्स है, वो या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन होगा ए बी के मॉलिक्यूल के, जिसके कारण बनता है बच्चों एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बनता है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर आखिर में होता क्या है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? तो अगर सबसे बेसिक बात करें तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर हम किनको कहते हैं? दोज मिक्सचर which cannot be separated by fractional distillation, which cannot be separated by fractional distillation। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनको अगर हम सेपरेट करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड होता क्या है आखिर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप सिंपल समझिए, डिवाइड एंड रूल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है
यहाँ पे हमारे दोनों मिक्सचर के लोग प्रेजेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जब इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, जब इसको बॉईल करेंगे तो पहला वाला जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट होगा वो बॉईल ऑफ करेगा, गैस में कन्वर्ट होगा और फिर लिक्विड में कन्वर्ट होके इकट्ठा हो जाएगा अलग से। क्योंकि इनमें 10 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर का डिफरेंस है तो इनको हम हीट करके इनके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सेपरेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बिना किसी कष्ट परेशानी के। ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको इस प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, उनको एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। जो एजियोट्रोप्स होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं बच्चों, जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं? क्योंकि जो कंपाउंड का इंटरैक्शन फोर्स होगा, जो कंपाउंड का AB का इंटरैक्शन फोर्स होगा वो AA और BB से कम होगा। और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसमें क्या होता है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उनका इंटरैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल से, और पॉजिटिव डेविएशन में जस्ट उल्टा होता है। अब इसके हमको एग्जाम्पल भी देखने होंगे। तो पहला है पॉजिटिव डेविएशन की एग्जाम्पल, यहाँ पे एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड है। आपको एग्जाम्पल बच्चों याद रखने होंगे, एसीटोन एंड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोल्यूइन और क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल एंड वाटर, एसीटोन एंड इथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ये जो होता है ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव डेविएशन की तो इसमें एसीटोन और एनिलीन आएंगे, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन आएगा, क्लोरोफॉर्म एंड डाईथर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, एसिटिक एसिड एंड पायरिडीन, HCl एंड वाटर। ये जो होता है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों? क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो जो ऑब्जर्व्ड था उससे कम वैल्यू आएगी, जो ऑब्जर्व्ड है उससे कम वैल्यू आएगी। तो आपसे जब भी पूछेगा तो आपको एग्जाम्पल के साथ ये बताना होगा। अब हमारी बात आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। जिनको लग रहा है कि कोलगेट लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहले होता क्या है ये समझते हैं। Colligative properties are those properties which depend upon number of solute particles। बच्चों अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें समझना होगा। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, एक एक करके समझेंगे। रिलेटिव, पहले तो आपको याद करना होगा, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ यही पूछ देता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ, या इन आप लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड डिप्रेशन, जिसमें आप चले जाते हैं जब आपकी पढ़ाई नहीं होती, एग्जाम अच्छा नहीं होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़नी होगी। आइए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। एक सेकेंड बच्चों, चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कहता है कि जब प्योर सॉल्यूट या सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। क्या पढ़ा है हमने, आइए देखते हैं क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है P इक्वल टू पी नॉट इंटू चाहिए, यही पढ़ा है। P नॉट इज फॉर प्योर, तो जब प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर P नॉट होगा। पर जैसे ही हम उसमें कुछ सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। वेपर प्रेशर के बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया है, जहाँ पे राउल्ट्स लॉ और हेनरीज, सेकेंड वीडियो में बताया गया है जहाँ पे आपको राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ के बारे में बताया गया है। तो वेपर प्रेशर का बेसिक मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर का मतलब होता है जब लिक्विड और गैस का सोल्यूशन बनेगा तो गैस जो आसपास के कारण प्रेशर लगाएगा उसे हम लोग कहते हैं बच्चों वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर कहते हैं। और जैसे ही सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले तो लोअरिंग हमें पता है, पर रिलेटिव मतलब उसके रिस्पेक्ट में, मतलब ओरिजिनल कितना था और उसके रिस्पेक्ट में कितना कम हुआ। तो इसी इक्वेशन से इसका फॉर्मूला निकलेगा, ये हो जाएगा P बाई पी नॉट इक्वल टू चाई। यहाँ चाई क्या है, चाई क्या है बच्चों, चाई ऑफ सॉल्यूट है ना, चाई ऑफ सॉल्यूट है। क्योंकि हमसे रिलेटिव पूछ रहा है तो हम दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस पी बाई 1 माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस चाई। चाई सॉल्यूट है, चाई 1 कर दीजिए आप, ये चला जाएगा तो पी नॉट बाई पी नॉट इज इक्वल टू चाई 2, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, चाई 1 प्लस चाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों यही होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, ठीक है। इसको आप चाई 2 की जगह आप क्या भी रख सकते हैं, W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस पूरे P नॉट माइनस P बाई पी नॉट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई कष्ट नहीं है। तो आइए अगले पे बढ़ते हैं, अगला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इसी का एक भाई है जिसको हम साथ में पढ़ेंगे, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बच्चों ये जो सारी कहानी हो रही है ना, ये कब की बात हो रही है, जब हम सॉल्यूट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालेंगे तो जो चेंज आ रहा है उसकी बातें हम खाली कर रहे हैं, उसके अलावा हम किसी और की बातें यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जो चेंज आ रहा है हर बार सिर्फ उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि नॉर्मली जो कंपाउंड होता है, सॉल्वेंट होता है, उसमें अगर सॉल्यूट मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका ग्राफ भी आपको बताया जाएगा। तो इसने क्या कहा कि डेल्टा टीबी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चेंज। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम मोलैलिटी है, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको ये बात बताई गई है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा के बी इंटू एम, वेयर के बी, कई बार आपसे के बी ही पूछा जाता है, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अगर बॉइलिंग पॉइंट का है,
तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए बढ़ जा रहा है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बच्चों कुछ ऐसा ही दिखता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कुछ ऐसा ही दिखता है, इसीलिए हमने इसका लिखा है। ये भी क्या कहता है, डेल्टा टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। यहाँ पे डेल्टा टी एफ को भी आप क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये भी जब m हटेगा तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा बच्चों, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम हो जाएगा, के एफ इंटू एम हो जाएगा, जहाँ पे के एफ को भी क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसमें 1 और 2 का ग्राफ था, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का ग्राफ था। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाए, एलिवेशन, तो ये सॉल्वेंट होगा और ये सॉल्यूशन होगा, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। दोनों में आपको एक बात याद रखनी है, छोटी मगर मोटी बातें जिनसे आप क्वेश्चन करेंगे। ग्रीन कलर आपको नहीं दिखने वाला है, चलिए, कि अगर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है बच्चों के नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए शाबाश। अगर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको थोड़ा मोटा कर लेंगे, अगर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, एक्वस का मतलब पानी, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर चेंज है, डेल्टा की वैल्यू रख रहे हैं तो आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में रख सकते हैं, पर अगर आप सिर्फ टेम्परेचर रख रहे हैं तो आपको केल्विन में रखना पड़ेगा, है ना, वो आपको केल्विन में रखना पड़ेगा। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम जानते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस। बायो के जितने भी बच्चे हैं 10 तक जिन्होंने बायो पढ़ा है, सबने पढ़ा है ऑलमोस्ट, तो उनको ऑस्मोसिस याद होगा, सुना होगा, बट बता देते हैं। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों, सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, वो मेम्ब्रेन जो कुछ लोग को अलाउ करता है और कुछ लोग को नहीं करता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोके, प्रिवेंट करे, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे पानी अंदर आ रहा है सेल के, तो ऑस्मोसिस के कारण आ रहा है, एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, अंदर आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो इक्विवेलेंट प्रेशर लगेगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको पाई से दिखाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, जैसा कि आपको बताया गया है, कंसंट्रेशन ऑलवेज मींस मोलैरिटी, कंसंट्रेशन ऑलवेज मींस मोलैरिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, है ना। जब इसको हटाते हैं तो पाई इक्वल टू सी आर टी आता है, जहाँ पे आर इज गैस कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट। एक बात आपको इसमें याद रखनी होगी जिससे क्वेश्चन होता है, जनरली आपको क्वेश्चन में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस दिए रहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है पाई 1 इक्वल टू पाई 2, मतलब जो दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, खत्म होता है ये आपका वीडियो। फिर मिलेंगे आपसे हम जल्दी अगला वीडियो लेके, और क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया है तो संडे को हम इसका PYQ करेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर, जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।